हेलो फ्रेंड्स, 16 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। 17 क्वेश्चन ये है कि SO2 रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छी रिएक्शन है कि जब आपका SO2 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ। तो देखो यहाँ पर उसने ना नाम पूछ लिए हैं, फॉर्मूला नहीं दिया है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो SO2Cl2 बनाता है। क्या बनाता है? SO2Cl2 बनाता है और इसका नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या होता है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है, याद रखेंगे। ठीक है। 18 क्वेश्चन में कह रहा है मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 3:1 में। आपको पता है ये एक्वारीजिया बन गया। क्या बन गया? ये एक्वारीजिया। हिंदी में इसको बोलते थे अमलराज। अमलराज जब ये आपका बन जाता है तो दोनों की रिएक्शन से बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो मैं कहीं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ। तो जब यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर काफी जगह है, या क्यों हम यहाँ पर लिख लें, जब हमारे पास प्रॉपर जगह है तो हम वहीं पर लिखेंगे। ठीक है। जब आपका HCl और कौन रिएक्शन करेगा? HNO3 रिएक्शन करेगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? कंसेंट्रेटेड होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कंसेंट्रेटेड। 3 रेशियो पार्ट इसका होना चाहिए और 1 रेशियो पार्ट किसका होना चाहिए? नाइट्रिक एसिड का होना चाहिए। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, एक तो बनता है वाटर बनता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं। एक आपका NOCl बनता है और एक आपका बनता है नेसेंट क्लोरीन। दो आपके नेसेंट क्लोरीन बनते हैं। ये नेसेंट क्लोरीन ही रिएक्शन कर लेते हैं गोल्ड के साथ। मतलब अगर आप गोल्ड को मिला दो इस एक्वारीजिया में तो गोल्ड घुल क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ से नेसेंट क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं, जैसे AuCl4 बन गया या PtCl4 बन गया। इसलिए गोल्ड में मतलब एक्वारीजिया में सारे एलिमेंट मोस्टली क्या होते हैं? डिसोल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या बनता है? तो NOCl बनता है। आपने मुझे इसका नाम बताना है कि इसका कॉमनली क्या बोलेंगे। जैसे इसको सल्फ्यूराइल क्लोराइड था तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें 180 डिग्री के कितने बॉन्ड हैं। तो इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपके पास ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है। देखिए ऑक्टाहेड्रल बनता है कि 4 बॉन्ड जो होते हैं आपके ये सेम प्लेन में पड़े होते हैं 180 मतलब 90 डिग्री पे। तो आप समझिए जब ये 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? ये तो 180 होगा ना। ऐसी एक 180 ये है और एक 180 हो गया ये आपका। तो अभी तो दो 180 हो गए और एक ये होते हैं अबव द प्लेन। ये क्या होते हैं? अबव द प्लेन। मतलब जैसे आपका फैन है, फैन की ये 3 पंखड़ी हैं, तो 3 पंखड़ी ना लगा के 4 पंखड़ी लगाओ। अब फैन आपका लटका हुआ किसमें? ऊपर वाली रोड में, और एक नीचे की तरफ मोटर पे एक और रोड जोड़ दो। अब मुझे ये बताओ, अपनी छत में ऊपर देखो, वीडियो देखते देखते, ये फैन की जो 3 पंखड़ी हैं ये इस रोड के साथ कितने डिग्री पे हैं? तो आप पाएंगे जी ये तो 90 डिग्री पे हैं। तो इस रोड के ऑपोजिट वाली जो रोड आपने नीचे की तरफ मोटर पे जो लटकाई हुई अपनी तरफ से, हालांकि पंखे में नहीं होती, ये कितने डिग्री पे होगी? 180 पर होगी। तो एक 180 ये, एक 180 ये और एक 180 ये, तो 3 क्या हो गए वहां पर? 180 वाले बॉन्ड हो गए। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट ऑर्डर फॉर द थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी होता है हीट पर किसका बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो भैया बॉन्ड कौन सा? छोटा होगा। जो छोटा बॉन्ड होगा वही आपका नहीं टूटेगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए। HF का बॉन्ड छोटा है, आसानी से नहीं टूटेगा। HI का आसानी से टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन युक्त नमक। आपने बहुत ऐड देखा है। तो भैया आयोडीन युक्त नमक जो होता है, आयोडाइज सोल्ट जो बोलते हैं, उसमें कौन होता है? ना तो आपका पोटासियम आयोडाइड होता है, ना तो आपका एसिड होता है, ना प्योर आयोडीन होता है। याद रखेंगे KiO3। ठीक है ना। एम्स वालों ने पूछा है, डॉक्टर बनाना था तो ये तो पूछना था ही, सिंपल सी बात है। तो KiO3 जो होता है ये आपका, देखो इसके नाम क्या होते हैं, इनके मैं थोड़े से आपको नाम बता देता हूं, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास होता है, एक होता है HClO, एक होता है आपका HClO2 और एक होता है आपके पास HClO3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। और एक होता है आपके पास HClO4। ये होता है हाइपो। इसको क्या बोलते हैं? हाइपो। अगर क्लोरीन है तो क्लोरस, और अगर आपके पास ब्रोमीन होगा तो हाइपोब्रोमस, और अगर आपके पास आयोडीन होगा तो आयोडस। हाइपोहेलस कह देता हूं मैं, चलिए हाइपोहेलस एसिड। और ये होता है ओनली हेलस। क्या होता है ये? हेलस। ठीक है ना। जैसे HBrO2 हो सकता है या HiO2 हो सकता है। और ये होता है हेलिक, मतलब जैसे क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ऐसे क्या हो जाएगा? HBrO3। ऐसे हो जाएगा आपके पास HiO3। तो पोटासियम आयोडिक एसिड हो गया वो। ठीक है ना, जो KiO3 है। और ये होता है पर क्लोरिक। क्या होता है ये? पर क्लोरिक। आपने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में भी ये पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस याद रखेंगे, जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, याद रखना। ठीक है ना। ओके। और याद रखेंगे, लेकिन HClO और HiO में मोर एसिडिक कौन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कौन मोर एसिडिक है इन दोनों में। ठीक है ना। इन दोनों, इनमें तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहा है। आप मुझे इन दोनों में मोर एसिडिक कौन है, यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं।
लिख दीजिए अभी अगर आप देख रहे हैं तो। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? अगला क्वेश्चन है, टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होती है। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है आपका क्या होता है, इथेनॉल में आयोडीन को डिसॉल्व कर देते हैं। किसमें? इथेनॉल में आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बनता है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये I2 और KI का सॉल्यूशन क्यों बनता है? ऐसा इसमें कौन सी बात है जो आयोडीन KI में घुल जाता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। I2 KI में घुलने का कारण क्या है? इथेनॉल में अगर आयोडीन घोल दोगे वो टिंचर ऑफ आयोडीन कहलाएगा, ठीक है। आपकी एंटीसेप्टिक एक्टिविटी होती है। देखो अभी जो क्वेश्चन है मैंने आपको पूछा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। नहीं तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, सॉरी ये हो जाएगा HClO4 देन HClO3 HClO2 एंड HClO, ठीक है। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट CSI3 इज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भैया CSI3 जो स्ट्रक्चर है ये बना कैसे है, ये बताना पड़ेगा ना। देखिए इसमें दरअसल क्या है, CSI था, क्या था, CSI था, और इसमें हमारे पास एक, मतलब आप इसको ऐसे मान लीजिए CSI3 कैसे बना होगा ये स्ट्रक्चर, इसमें सीजियम के ऊपर प्लस चार्ज है तो I3 माइनस लेके आया होगा, तो इनके बीच दरअसल ये इंटरेक्शन है, ठीक है ना। I3 के बीच में इंटरेक्शन है, ऐसा नहीं है कि सीजियम के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, याद हो पहली वाली वीडियो में मैं एक आपको क्वेश्चन करवा के आया था कि जिसमें एक क्वेश्चन कहा गया था, अगर जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो फिर उसको वो देखना पड़ेगा कि क्या हो जाएगा। वो आई थिंक छठा क्वेश्चन था, छठा नहीं 7वां था, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, I3 निगेटिव में देखो sp3d थी, तो याद रखेंगे ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन आयोडीन की sp3d होगी। अब आयोडीन की sp3d हाइब्रिडाइजेशन कैसे है, एक बार मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बताया था, कोई वीडियो में बताया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे गए थे, 12 लोन पेयर निकल के आए थे, ठीक है ना। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है वो आपकी sp3d आती है, तो वो लोन पेयर की वजह से आती है कि वो किस तरह से होती है, सेंट्रल आयोडीन की वो वहां पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उस पर लोन पेयर ही इतने सारे होते हैं इस तरह से, तो S देन उसके बाद P3 और D, 3 लोन पेयर रह जाते हैं, क्योंकि ये आयोडीन ही अपना लोन पेयर लेके आया था, इसलिए इसके कम नहीं हुए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, 25वें का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, क्या, इट कंटेन सीजियम पॉजिटिव एंड I3 निगेटिव आयन, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है लीस्ट वोलाटाइल, लीस्ट वोलाटाइल मतलब जो बड़ी मुश्किल से वोलाटाइल हो वो कौन सा आपका एसिड होगा। तो ये तो देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, हालांकि अगर टीचर होंगे तो आप ऐसे भी समझाते ही होंगे, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो तो वोलाटाइल हो ही नहीं सकता। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, ठीक है ना, तो HF तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये इजिली तो वोलाटाइल होने का नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको रोक देगी, इसलिए क्या है, लीस्ट वोलाटाइल है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव ग्रेडियंट पूछ रहा है, देखिए तो एक्टिव ग्रेडियंट क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, जनरली वो क्या है, CaOCl2 इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, या दोबारा देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और आप मुझे इसमें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दो अभी फटाफट से, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो, जो एडिशनल क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए मैं पूछता हूँ। कैल्शियम की निकाल के बतानी है, ऑक्सीजन और क्लोरीन की भी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। रिडॉक्स वाले में चैप्टर में मैंने आपको करवाया था वीडियो में। 28वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। भाई आप मुझे बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो आसानी से अपना हाइड्रोजन दे सकता है, जिसका बॉन्ड बड़ा है, और बॉन्ड किसका बड़ा है, HI का बॉन्ड बड़ा है, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है, लार्ज है, तो इसलिए 28 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद कह रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, और जो हाइड्रोजन आसानी से देता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। देखिए एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये आपका ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका हीटिंग पर ऑक्सीजन नहीं देगा, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की आपने रिएक्शन देखी होगी, हीटिंग पे ऑक्सीजन देता है। KClO तो है ही प्रिपरेशन रिएक्शन, किसकी, KCl प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रिपरेशन रिएक्शन है। जिंक क्लोरेट की भी सेम वही है, जो पोटेशियम क्लोरेट के साथ रिएक्शन है वही इसके साथ है, ठीक है ना। लेकिन जो अमोनियम डाइक्रोमेट है, कौन है, अमोनियम डाइक्रोमेट आपका एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, NH4 होल ट्वाइस, ठीक है ना, Cr2O7। जब आप इसको हीट करोगे, मैं किसी दिन वीडियो भी बना के इसकी दिखा दूंगा, मेरे पास रखा हुआ है, तो ये आपका क्या बनाता है, याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस बनाता है।
और एक ग्रीन कलर का कंपाउंड Cr2O3 और वाटर के वेपर यहां पर बना देता है। तो नाइट्रोजन गैस देता है, ये ऑक्सीजन गैस नहीं देता, ये ग्रीन कलर का होता है और खुद ये ऑरेंज कलर का होता है, जैसा आपका K2Cr2O7 होता है वैसा ही होता है, क्योंकि क्रोमियम की वजह से कलर है वो। तो Cr2O3 ग्रीन कलर का होता है और नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो यही होगा कि ये नाइट्रोजन की प्रिपरेशन रिएक्शन है, याद रखेंगे। और भैया K2Cr2O7 तो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन क्यों नहीं देगा? ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी KClO3 भी ऑक्सीजन की प्रिपरेशन रिएक्शन है, जिंक ये वाला जो है जिंक का कंपाउंड, ये भी ऑक्सीजन की प्रिपरेशन रिएक्शन में यूज होता है। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन? तो इस पे तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, देखो ये H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, HClO4 जिसको हम परक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, ठीक है ना, H2SO4 से भी। हालांकि H2SO4 किंग ऑफ एसिड है, पर इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। इससे भी ज्यादा एक और होता है, वो टिन का कोई कंपाउंड है, वो आप देख के मुझे बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन है। तो याद रखेंगे HClO4। नेक्स्ट आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और उनका लिक्विड बनाना भी आसान है और सोल्युबिलिटी भी उनकी आसानी से हो जाएगी। तो जिनोन मोर सोल्युबल है, देन उसके बाद कौन आ जाएगा आपका क्रिप्टॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन। तो ये ऑर्डर होता है, तो थोड़ा सा आप याद रखें। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? देखो पहले कौन सी आती है? हीलियम, देन नियोन आती है, देन उसके बाद क्या आती है? आर्गन आती है, आर्गन के बाद कौन सी आती है? क्रिप्टॉन आता है, क्रिप्टॉन के बाद कौन आता है? जीनोन आता है, और जीनोन के बाद रेडॉन आता है, वो दे नहीं रखा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलो, अभी देखिए हीलियम सोलेबल नहीं होती है, तभी ये आपने हेनरी ला में भी पढ़ा होगा, गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को इसी गैस से डाइल्यूट करते हैं, ताकि गोताखोर जब समुद्र के नीचे जाए तो पानी के प्रेशर की वजह से ये गैस डिसॉल्व ना हो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। प्योर ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकते, नहीं तो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज यूज्ड इन द डाइवर्स इनसाइड द सी। देखिए फटाफट वही क्वेश्चन आ गया जो मैं कह रहा था। तो आपके पास कौन कौन सा आंसर होगा जल्दी से? अब तो आपको पता चल गया होगा ऑक्सीजन और हीलियम का, क्योंकि हीलियम इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती। पहले नाइट्रोजन को लेके जाते थे तो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाती थी, जब गोताखोर ऊपर आता था तो नाइट्रोजन घुलनी बंद हो जाती थी, बबल की फॉर्म में आ जाती थी तो गोताखोर को दर्द होता था, इसलिए हीलियम। हालांकि इसके साथ नाइट्रोजन भी लेते हैं, वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्योर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं लेते। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो आपने बताना है सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना, इनमें से किनके पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। देखिए नोबल गैस जो है 8 इलेक्ट्रॉन रखता है वैलेंस शेल में, 6 खर्च हो गए, इसका मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 4 फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड बनाता है तो 6 खर्च हुए ना, दोबारा समझो, 4 तो फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए और 2 ऑक्सीजन के साथ 6, इसका मतलब इसके पास भी क्या है? 1 लोन पेयर है। यहाँ पर 3 दूनी 6 क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर है। तो सबके पास लोन पेयर है 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 33 का डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 34 में कह रहा है कि विच ऑफ द रिएक्शन, कोई X है B2H6 के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है ना, और एमाइन जो है X इज, वो कौन सी एमाइन है जो B2H6 के साथ रिएक्शन करके ये चीज बना रही है? तो देखिए टर्सरी एमीन ही है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? इसके साथ ये कंपाउंड बनाएगी, ठीक है, टर्सरी एमीन। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखेंगे। 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, डी तो हो नहीं सकता, मतलब टर्सरी एमीन रिएक्ट नहीं करता है, उल्टा हो गया। देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि ये नहीं बनाएगा, बाकी इसमें 3 ऑप्शन हो जाएंगे। कारण आप समझ लीजिए, कारण क्या है कि B2H6 के साथ एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी काम करना है, तो जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जब इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसलिए जब इसके पास हाइड्रोजन एटम ही नहीं है तो नाइट्रोजन के पास से हाइड्रोजन शिफ्ट ही नहीं होगा BH3 में। दोबारा देखिए ना भाई, इस B2H6 को आप तोड़ो तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा इसको, तभी इसके पास BH2 पे कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर इसलिए इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है। जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अगला अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ HCO2F2 मॉलिक्यूल इज। तो देखिए दो तो बॉन्ड इसने बना लिए फ्लोरीन ने, और दो बॉन्ड बना, चार बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन ने, 6 बॉन्ड बन गए। तो एक बचा उसके पास क्या, लोन पेयर। एक क्या बचा उसके पास, लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कैसा, सीसा ज्योमेट्री। अब क्या होती है वो मैं देखो दोबारा आपको यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि आपके पास क्या था, HeO2F2 था, ठीक है। तो जीनोन के साथ दो तो मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, और दो लगा दिए मैंने फ्लोरीन, और बचा एक लोन पेयर। तो ये झूले जैसा हो गया, ये आपने पार्क में लगा हुआ देखा ना झूला, ऐसा वाला झूला, ये वाला सीसा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन मान लो, ठीक है, और ये दो फ्लोरीन मान लो। तो ऐसी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, सीसा ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है, झूले वाला। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीसा ज्योमेट्री, डी ऑप्शन हो जाएगा। 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज फिल्ड इन एरोप्लेन टायर, बच्चों वाली बात है भैया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपने बताने हैं। तो HCOF4, क्योंकि सारे एटम एक जैसे हैं तो जितने सिग्मा होंगे उतने ही पाई बॉन्ड होंगे। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन है तो सिंपल सी बात है, तो 4 ही सिग्मा हो गए, 4 ही क्या हो गए, पाई हो गए। अब CN में तो ऐसा है नहीं, देखो CN में तो पहले से ही कितने हैं, 1 सिग्मा 2 पाई है, तो डिसबैलेंस बन रहा है, और होल ट्वाइस है तो 2 सिग्मा 4। ऐसी CN की वजह से तो दिक्कत आएगी, इसलिए ऑप्शन ओनली यही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। देखो ये कह रहा है कि आइसोस्ट्रक्चरल कौन से नहीं होंगे, तो HCF4 HCO4, क्योंकि जिनोन तो 4 क्या करेगा, 4 फ्लोरीन बनाएगा। तो चलो मान लो वो मैंने यहां लगा दिए, लेकिन यहां पर जिनोन जो है 4 ऑक्सीजन बनाएगा तो वो तो टेट्राहेड्रल वे में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। और यहां पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ रहा है, हालांकि 2 लोन पेयर भी आएंगे यहां पर, तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री सेम नहीं है, तो इसलिए यही होगा। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड मैंने पहले भी करवाया था, स्ट्रक्चरल है, इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी आपकी, इनमें दोनों में क्या आ जाएगी, पिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी लोन पेयर की वजह से। 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सिंपल सी बात है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है, O2F2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। नहीं जी, देखो याद रखना, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूं ClO2 का, तो ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं O2F2 की, तो ये, या इसको ऐसे करके लिख लो, F2O2 लिख लो, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है, फ्लोराइड है। जो नेगेटिव एटम होता है, जो कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो माना जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, तो ये ऑक्साइड है। यहां क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, ऑक्सीजन, तो ये कौन है, ऑक्साइड है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट है, दरअसल दिस इज नॉट ऑक्साइड, दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, यहां से ले लिया मैंने, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास ये सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू। देखिए आपके पास याद रखना है कि जैसे आपके पास एक है H3PO3, याद रखेंगे H3PO2 आ जाए, या H3PO3 आ जाए, या H3PO4 आ जाए, ठीक है ना। इसमें स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपने याद रखना है एक डबल बॉन्ड हो, बाकी आपने ऑक्सीजन लगाने हैं। कितने ऑक्सीजन रह गए, एक ऑक्सीजन रह गया, तो वो आप H के साथ लगाएंगे। बचे हुए 2 H रह गए तो वो डायरेक्ट आप यहाँ पर लगा देंगे। ऐसे इसमें बनाओ तो एक डबल बॉन्ड O, बचे हुए 2 ऑक्सीजन रह गए तो वो 2 ऑक्सीजन किसके साथ आएंगे, हाइड्रोजन के साथ। 3 में से 2 हाइड्रोजन ठिकाने लग गई, मतलब एक हाइड्रोजन। इसमें एक डबल बॉन्ड लगाऊंगा तो 4 में से कितने ऑक्सीजन रह गए, 3, तो वो किसके साथ लग जाएंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ। तो अब आप बताइए ये अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये किसी की ऑक्सीजन को खींच के यहाँ फिट करवा सकता है। तो जो ऑक्सीजन ले अपना ऑक्सीडेशन कराए तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि इसके बाद 2 pH बॉन्ड थे इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ एक ही pH बॉन्ड है तो इसलिए ये थोड़ा कम है, और इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो याद रखेंगे जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर जो है वो आपका बढ़ रहा है, याद रखेंगे 2 चीज। लेकिन रिड्यूसिंग नेचर जो है वो आपका घट रहा है। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, H3PO2 आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। तो देखिए आपको याद रखना होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर होता है और सेम हेलोजन में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है नहीं, तो इसलिए जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अंतर है वो मोर रिएक्टिव होगा। और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स उसमें क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।